अभी भेज दो एक क्लास के। हाँ चलो नया चैप्टर चालू करेंगे। नया हेड कैपिटल गेन्स। हेडिंग डाल लो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स। ठीक है चलो ये वाला हेड चालू करें बेटा। हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। हाउस प्रॉपर्टी का भी अपन ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, जिसमें लिखा होता है कि कब किस चीज पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन कब आएगा? बहुत सिंपल है। कैपिटल गेन कब आता है? जब कोई असेट, कौन सा असेट? कैपिटल असेट, है ना, आप ट्रांसफर करते हो, है ना। क्या वर्ड्स यूज कर रही हूं मैं? कैपिटल असेट है आपका कोई, और वो आप क्या करते हो बेटा? ट्रांसफर करते हो। ठीक है, तो जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हो उस साल कैपिटल गेन्स आप कैलकुलेट करते हो, और उस पर आप क्या देते हो? टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, वो सीखेंगे अपन अभी। अगर कॉमन सेंस अपन लगाएं, है ना, तो जैसे कि कोई भी मेरा कैपिटल असेट है, घर है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है? कैपिटल असेट। ये मैंने ट्रांसफर किया, तो कैपिटल गेन जो आएगा, कैपिटल गेन कैसे आएगा? कि भाई मैंने इसको 20 लाख में बेचा, मैंने इसको 10 लाख में खरीदा था। ठीक है, तो 10 लाख का मेरे को क्या हो गया? गेन। उसमें मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। कैपिटल असेट अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिस साल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ईयर ऑफ ट्रांसफर पे अपन कैपिटल गेन निकालेंगे और उस पे क्या देंगे? टैक्स देंगे। ठीक है ना। तो अभी अपन चार्जिंग सेक्शन में लिखवाती हूँ। चार्जिंग सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि कैपिटल असेट, सबसे पहले तो कैपिटल असेट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर के टाइम अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया ये, है ना। तो चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। सेक्शन 45 से ये वाला हेड चालू होता है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 लिखो। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, उसके अंदर लिखो एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट को अंडरलाइन भी कर लो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट को अंडरलाइन कर लो। shall be taxable, shall be taxable under head capital gain,
shall be taxable under head capital gain in the year in which transfer took place. In the year in which transfer took place. ठीक है ना, मतलब मैंने आज बेचा, अभी तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, ठीक है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर लग गया है, मान लो कि मैंने मार्च में बेचा और मुझे आज पैसा मिला, ठीक है, तो मतलब मैंने प्रीवियस ईयर कौन से में बेचा, 23 24 में, और मुझे कौन सा प्रीवियस ईयर में कंसिडरेशन मिला, 24 25 में, पर टैक्सेबल कब होगा गेन, जिस साल ट्रांसफर हुआ है, प्रीवियस ईयर 23 24 में, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो कैपिटल गेन, हाँ अपन पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं, इज एप्लीकेबल there should be a capital asset, ठीक है, there should be a capital asset। अब कैपिटल एसेट किसको कहते हैं वो आज अपन सीख लेंगे, है ना। जो चीज कैपिटल एसेट नहीं बोली जाएगी उसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन नहीं अट्रैक्ट होगा, समझ में आया। फिर सेकंड लिखो देयर शुड बी ट्रांसफर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं कवर हो रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगेन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बना के लिखो कैपिटल गेन is taxable in the year of transfer. Capital gain is taxable in the year of transfer. चार्जिंग सेक्शन समझ में आया। अब चार्जिंग सेक्शन से हमारे पास कितने सवाल आ गए, एक तो पहली बात हम कैपिटल असेट किसको बोलेंगे और हम ट्रांसफर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अपन एक एक करके इन दोनों सवालों का जवाब पहले ढूंढते हैं, फिर अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा होता है किसी भी एक्ट में, तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में मीनिंग दिया हुआ है कैपिटल असेट का, मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। मैं तुम लोग को मॉड्यूल से भी दिखाती जाती हूँ। मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट बस इतनी हेडिंग डाल लो, अंदर मैं लिख पाती हूँ, एक्सप्लेन करते जाएंगे लिखते जाएंगे। एक मिनट मैं तुम लोग को मॉड्यूल से भी दिखाती जाती हूँ और साथ साथ अपन लिखते भी जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, कैपिटल गेन ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल में जाकर हो जाता है। अभी तुम लोग ऐसे ऊपर तुम लोगों ने चैप्टर का नाम लिखा हुआ ना, उसमें तुम लोग लिख लो कि 5 to 8 मार्क्स ये कवर करेगा। 5 to 8।
5 to 8 टेंटेटिव है, कभी एग्जामिनर का मन किया तो वो 10 का भी दे सकता है, ठीक है, पर ज्यादातर 5 to 8 कवर होता है ना। अब देखो बेटा, अपन पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। अगर तुम लोग मॉड्यूल से पहला पॉइंट पढ़ोगे, ए पॉइंट, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ए पॉइंट से अभी अपन को मतलब है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसोसिएट वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में तो पूरी दुनिया कवर हो गई ना, ठीक है। अभी तुम लोगों के हाथ में जितनी भी चीजें हैं वो सब तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी बॉटल, तुम्हारा फोन, ठीक है, तुम्हारे गाड़ी जिससे तुम आए हो यहाँ पर, वो सब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है, समझ में आया है ना। मेरा आईपैड, ये सब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है, मतलब सब कुछ, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो भी, ठीक है ना, जो गहने हमने पहने हुए हैं वो भी, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हो गया। मतलब अगर कुछ भी बेचेंगे तो अपन को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, उस पर टैक्स देना है, समझ में आया। सब कुछ इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। पर फिर है ना, कुछ चीजें इसमें से धीरे से बाहर निकाल दी, पहले इन्होंने पूरा कवर कर लिया, पर फिर कुछ चीजें इसमें से क्या कर दी, इन्होंने बाहर निकाल दी, ठीक है, जो कि जिसपे कैपिटल गेन लगना गलत हो रहा था, उन चीजों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट डाल लो मेन, लिखो, इट मीन्स property of any kind, it means property of any kind, ब्रैकेट में लिखो, मूवेबल कॉमा इमूवेबल, मूवेबल कॉमा इमूवेबल कॉमा टैंजिबल कॉमा इनटैंजिबल, okay, property of any kind, movable, immovable, tangible, intangible, bracket close, held by assessee, whether it is connected with, whether it is connected with business, whether it is connected with business oblique profession, whether it is connected with business oblique profession or not, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, पर्सनल एज वेल एज बिजनेस प्रॉपर्टी, पर्सनल एज वेल एज बिजनेस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख लो। मतलब वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट का मतलब है कि पर्सनल असेट भी आपका इसमें कवर हो गया और बिजनेस में कनेक्टेड है तो भी कवर हो गया। बंद है क्या, उन्होंने लॉक कर दिया है क्या, अच्छा, बिठा कनेक्टेड विद बिजनेस और ऑब्लिक प्रोफेशन, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, पर्सनल एज वेल एज बिजनेस असेट्स, बिजनेस प्रॉपर्टी जो भी लिखा है ना, ठीक है। अब इस सेंटेंस से क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं एक्स वाई जेड वो सब कैपिटल असेट बन गए, ठीक है, बट इसमें से कुछ चीजें क्या की गई बेटा, एक्सक्लूड, है ना। तो अपन नीचे लिखेंगे, रेड कलर अगर है तो उससे लिखना, बट एक्सक्लूड्स, बट एक्सक्लूड्स बस रेड से लिख लो, बाकी फिर नॉर्मल ब्लू से लिखते रहना,
बट एक्सक्लूड्स, है ना। पहले उन्होंने सब कुछ अंदर ले लिया, अब धीरे धीरे वो एक एक असेट को बाहर निकाल देंगे, जिसको हम कैपिटल असेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपन एक एक लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। इसमें एक्सक्लूड्स के अंदर बेटा फर्स्ट चीज है ना, पहला एक्सक्लूजन स्टॉक इन ट्रेड। पहला एक्सक्लूजन स्टॉक इन ट्रेड, मुझे बताओ इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्यों एक्सक्लूड किया? हाँ, और बेस इस स्टॉक इन ट्रेड बेचने पर कौन सी बिजनेस आती है? बिजनेस की इनकम आती है। आपका बिजनेस ही क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड खरीदना और बेचना, उससे आपकी क्या जनरेट होगी? बिजनेस इनकम। तो उस पे वैसे भी टैक्स लगेगा बेटा, पर दूसरे हेड पे लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। नहीं तो दो दो बार टैक्स लग जाता, पीजीबीपी तो लगता ही और कैपिटल गेन भी लग जाता, ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है? ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर रॉ मटेरियल, मैं यहाँ पर हूँ, इट डज नॉट इंक्लूड ना, तो यहाँ पे वर्डिंग यूज इट डज नॉट इंक्लूड, अपन बोल रहे हैं इट एक्सक्लूड्स रॉ मटेरियल। डब्ल्यू आई पी पता है ना क्या होता है? और फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड किसी का भी हो, चलो दूसरा एक्सक्लूजन समझते हैं। पहला तो बहुत सिंपल था, दूसरे में बेटा उन्होंने बोला आपके मूवेबल पर्सनल असेट्स, ठीक है, ब्रैकेट में अपन इफेक्ट्स लिख लेंगे। आपके मूवेबल पर्सनल असेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। इफेक्ट्स एक्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं इसकी थोड़ी सी सीक्वेंसिंग चेंज कर रही हूँ। ज्वेलरी, इसको समझाती हूँ मैं, पहले लिख लो। ड्राइंग, पेंटिंग्स, कल्चर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। समझना, सबसे पहले तो मूवेबल पर्सनल असेट, है ना। तुम लोग पहले तो अपने अराउंड देखो और देखो तुम्हारे पास मूवेबल पर्सनल असेट्स है ना, तुम्हारा फोन, ठीक है, तुम्हारे कपड़े, ठीक है, बॉटल, तुम्हारी गाड़ी, बैग, ये सब तुम्हारे क्या है? पर्सनल असेट्स, मूवेबल है, ठीक है। इमूवेबल पर्सनल असेट्स में क्या आता है बेटा? घर, उसको हटाया नहीं, क्योंकि घर बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, लैंड बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, शेयर्स नहीं आएंगे यहाँ। वो मूवेबल पर्सनल असेट नहीं है वो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट्स। पर्सनल असेट मतलब जिनको तुम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं, समझना है। शेयर्स नहीं आएगा यहाँ पर, शेयर्स कैपिटल असेट होता है,
ठीक है, समझ में आया? मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स क्या हुए, जिनको तुम अपने पर्सनल यूज के लिए, ये तुम्हारी फैमिली उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करती है, वो सब कुछ हमने हटा दिया। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपन के ऊपर कोई एहसान किया? यहाँ पर अपने फेवर में बात करी ना, यहाँ पर कोई फायदा है अपन को कि अपन अपना फोन बेचेंगे तो उसपे कैपिटल गेन नहीं लगेगा? क्या फायदा? हाँ। कार्स पर नई का बढ़ता है कि पुरानी का बढ़ता है? नहीं, नई का बढ़ता है। जैसे मैंने 2 करोड़ की खरीदी, हाँ, 4 साल बाद वही जो कार है वो अपनी 8 करोड़ की बिक जाएगी। यूज्ड कार बिक जाएगी 8 करोड़ की? नहीं, पर अपन ने 2 करोड़ की खरीदी। जनरली देखो यहाँ पर इनकम टैक्स वालों ने कोई अपन के ऊपर एहसान नहीं किया, बल्कि अपना नुकसान किया है। देखो मैं बताती हूँ, आपका मोबाइल हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है, ये सब, ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट्स है। जैसे ही आप इसको शोरूम से बाहर निकालते हो और आपने मोबाइल डब्बे से खोल दिया, वो आधे प्राइस पे आ जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैंने 20,000 में, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, 20,000 में मैंने खरीदा, ठीक है, बट मैं उसको बेचूंगी कितने में? 10,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। अगर मुझे ये लॉस, अगर ये कैपिटल असेट होता, और अपन ने, तुम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा ना, अगर लॉस होता है तो वो गेन के साथ क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये जितने भी असेट्स है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, अगर ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आते तो सबको बेचने में लॉस होता, और वो लॉस क्या होता? दूसरे प्रॉफिट्स के साथ क्या हो जाता? सेट ऑफ हो जाता। तो ऐसे तो मैं बहुत सारा टैक्स बचा लेती, मैं हर साल फोन खरीदती और बेचती, है ना, और मेरा क्या हो जाता? लॉस आ जाता और सेट ऑफ हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना फायदा करा है, उन लोगों का, इनकम टैक्स वाले अपना नहीं। ठीक है, बट जो चीजें अपनी पर्सनल इफेक्ट्स हैं, बट जिनकी प्राइस गिरती नहीं है, डेप्रिशिएट नहीं होती, जैसे कि ज्वेलरी, है ना, अब ज्वेलरी है, ठीक है, अब यार ये मैं कितना भी यूज कर लूं, ये बढ़कर ही बिकेगी। ठीक है, ज्वेलरी को इससे एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब है कि ये सब कैपिटल असेट्स है। ठीक है, क्या क्या एक्सक्लूड किया? अब देखो, ये सब वो चीजें हैं जिनकी प्राइस वक्त के साथ बढ़ेंगे। ज्वेलरी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ठीक है, अगर फेमस आर्टिस्ट हो, है ना, तो जितनी पुरानी पेंटिंग होती है, जितनी पुरानी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स बोलते हैं मतलब स्केचेस वगैरह, और पेंटिंग मतलब जिनपे पेंट किया हो, कलर किया हो, ठीक है, जितनी पुरानी होती जाती है उतना ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाती है। हाँ, है ना। इसके बाद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स क्या होता है? मूर्तियां, ठीक है, अगेन आर्ट वर्क है ना, फेमस आर्टिस्ट होगा, बनाई हुई उसकी मूर्ति होगी, जितनी पुरानी होती जाएगी उतने ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, हाँ, जो पुराने चीजें हैं जिसका कलेक्शन आपने किया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इसमें वो सब भी आ जाएगा कि जैसे तुम लोगों ने स्टैम्प कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, पुराने पुराने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हुए हैं, पुराने कॉइन्स कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि तुम पूरा कलेक्ट करके रखो, तो जितना पुराना वो होता जाएगा उससे ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सब को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में वापस से डाला, है ना, क्योंकि इन सब में तो बेचने में क्या होगा? गेन होगा। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, पर्सनल एसेट्स को ही एक्सक्लूड किया था, बिजनेस के एसेट्स को नहीं। तो मतलब अगर कार बिजनेस की है, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है, वो कैपिटल एसेट है। तो ऐसा क्यों किया कि कार अगर मेरी पर्सनल है,
तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, पर कार अगर बिजनेस की है तो उसको एक्सक्लूड क्यों नहीं है? उसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहाँ पर ये जो लॉजिक लग रहा था गाड़ी का, कि जैसे ही शोरूम के बाहर मैंने निकाली, उसकी प्राइस क्या हो गई? आधी हो गई, तो मेरे को बेचने पे लॉस होगा, ठीक है? तो लॉस तो मैं सेट ऑफ कर लूंगी दूसरे से, तो यहाँ से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। वो बिजनेस की कार का भी तो सेम है ना। पर बेटा बिजनेस की कार पे तो अकाउंट्स के अंदर उस पे क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन। तो बिजनेस के जो एसेट्स हैं उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का ही तरीका अलग है। वहां पर हम कॉस्ट नहीं लेते, हम वहां पे WDV लेते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। आप उसको जैसे जैसे यूज करते जाओगे, आप उसकी वैल्यू को बुक्स में क्या करते जाओगे? डेप्रिशिएट करते जाओगे, तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैरिंग अमाउंट, ठीक है, सेल वैल्यू माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू करके कैपिटल गेन निकलता है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर कार यूज्ड है 1 साल, जैसे मान लो यूज कर ली मैंने, तो उसका 1 साल का क्या लग चुका है उसमें? डेप्रिसिएशन। तो वैसे भी उसकी बुक्स में वैल्यू कम हो गई है। अब अगर मैं उसको थोड़ा सा भी बुक्स की वैल्यू से ज्यादा में बेचूंगी तो मुझे क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। समझ में आया? और उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो डेप्रिशिएबल असेट्स, क्योंकि बिजनेस की असेट्स में डेप्रिशिएशन लगता है, इसलिए उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में रखा गया है। सिर्फ पर्सनल असेट्स को हटाया गया, ठीक है ना? तो क्या क्या एक्सक्लूड किया है बेटा? स्टॉक इन ट्रेड और दूसरा मूवेबल पर्सनल असेट्स, ठीक है, जिसमें एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है इसके? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि ज्वेलरी किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हमने मॉड्यूल में, ज्वेलरी किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कोई भी ऑर्नामेंट जो कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कोई अदर प्रेशियस मेटल से बना, ठीक है, या कोई भी अलॉय जिसमें एक से ज्यादा प्रेशियस मेटल्स यूज हुए, है ना। हो सकता है कि 3-4 धातु में लाकर हमने कोई ज्वेलरी बनाई हो, ठीक है। और अगर डायमंड यूज हुआ है तो वो भी ज्वेलरी का पार्ट है। प्रेशियस स्टोन्स भी अगर यूज हुए हैं, है ना, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ना, अगर फर्नीचर में भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब वो जो स्टोन लगा हुआ है फर्नीचर के अंदर, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। आपने अपने कपड़ों में डायमंड लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी फाइनल में आता है एक केस लॉ आता है, यहाँ तो नहीं है तुम लोगों के सिलेबस में, बताती हूँ। जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो बर्तन, चांदी के बर्तन बहुत घरों में पहले यूज हुआ करते थे, अब तो नहीं देखने को मिलते। चांदी के बर्तन बहुत सारे घरों में होते थे। तो एक केस हुआ था कि भाई चांदी के बर्तन ज्वेलरी में आएगा या पर्सनल इफेक्ट होगा, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगता है? चांदी का बर्तन, सिल्वर, पर एक तो यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट नहीं है। ऑर्नामेंट मतलब क्या? जो आप पहन के घूमते हो, ठीक है। पर यहाँ पर फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि सिल्वर के यूटेंसिल्स लोग एक्चुअली में खाने के लिए यूज करते हैं, उसमें खाना पकाया जाता है, उसमें खाना खाया जाता है, क्योंकि माना जाता था कि सिल्वर के यूटेंसिल्स में खाना पकाने में और खाना खाने में, हाँ, फायदा मिलता है, बॉडी को हेल्दी होता है, ठीक है, इसीलिए उसमें पकाया जाता था, खाया जाता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको हम ज्वेलरी कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो, मतलब यूज हो रहा है, पर्सनल असेट है वो, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक और केस आ गया सामने कि जो गोल्ड के बर्तन है, वो गोल्ड के अगर बर्तन है मेरे पास, तो वो ज्वेलरी होगा कि पर्सनल असेट होगा? क्यों?
गोल्ड में हम खाना बना ही नहीं सकते, जल नहीं जाएगा। हाँ, और दूसरा ना ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड में अगर खाना बनाया जाए या पकाया जाए तो वो हेल्दी नहीं होता बॉडी के लिए, वो उसमें थोड़ा सा पॉइजन वाले प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में कोई भी खाना पकाता नहीं है, ठीक है, खाना नहीं खाता है, ये वो सिर्फ अपन शो ऑफ के लिए ही रखेंगे, अगर अपन रखेंगे भी तो वो ज्वेलरी में आएगा। सिल्वर यूटेंसिल्स आपके पर्सनल असेट्स की तरह यूज हो रहे होंगे, खाने के लिए यूज हो रहे होंगे, तो वो ज्वेलरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये केस लॉ था, ये भी पढ़ोगे तुम लोग जब फाइनल में जाओगे ना, तो कैपिटल गेन्स फिर से पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, समझ गए हो क्या? ज्वेलरी का मतलब समझ गए हो, है ना? ड्राइंग्स पेंटिंग का मतलब समझ गए हो? चल हाँ, जैसे एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में अगर कोई फर्नीचर है और उसमें मतलब बाहर से प्रॉपर नक्काशी वगैरह करवा दी है, उसमें आ जाएगा। हाँ आ सकता है, आ सकता है। चलो थर्ड अपन एक्सेप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये तुम लोगों ने लिख लिया है क्या, पहले ये बता दो। मूवेबल पर्सनल असेट्स का ये पूरा लिख चुके हो? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट की डेफिनेशन से हटा दिया। मतलब अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचोगे, ठीक है, गांव में कोई लैंड है उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगेन रूरल का मतलब क्या, एग्रीकल्चरल लैंड तो हमको पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बेचेंगे तो कैपिटल असेट है, कैपिटल गेन आएगा। बट रूरल में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए ना कि रूरल का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर उन्होंने रूरल एरिया का मतलब दिया कि जो अर्बन एरिया नहीं है। रूरल का क्या मतलब दिया? जो अर्बन एरिया नहीं है। ठीक है, बट अर्बन एरिया को उन्होंने क्या किया है बेटा, डिफाइन किया है। ठीक है ना? तो एक काम करो तुम लोग, इसके बाद 7-8 लाइंस छोड़कर, ठीक है, लिखो मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये समझते हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या है। पहले लिखो, इट मीन्स agricultural land, it means agricultural land located in, it means agricultural land located in rural area, agricultural land located in rural area। नेक्स्ट लाइन में लिखो, रूरल एरिया मीन्स area which is not rural area means area which is not an urban area। ठीक है, अब समझना कि उन्होंने अर्बन एरिया को डिफाइन किया बेटा, है ना? अपन समझते हैं अर्बन एरिया।
देखो, एक एरिया जिसकी पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, एक एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, ठीक है, वो एरिया, एक मिनट मैं ब्लू से ही करती हूँ इसको, ठीक है, उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, अर्बन एरिया बोलेंगे, ठीक है, पहले समझ लो फिर बनाते रहना आराम से। एक एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 है या उससे ज्यादा है, उस एरिया को क्या बोलेंगे बेटा, अर्बन एरिया बोलेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा, है ना, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, अप टू 1 लाख है, अप टू 1 लाख है, ठीक है। तो बेटा ये जो एरिया है, ये जो गोला मैंने बनाया वो तो अर्बन है ही ना, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो ये जो गोला मैंने बनाया वो तो अर्बन है ही। बट इसके आगे के 2 किलोमीटर तक का एरिया, ठीक है, क्या है, अर्बन है, ठीक है। मतलब इसके एरिया के आगे अपन 2 किलोमीटर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, हाँ, यहां से ये 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है वो क्या है, अर्बन है, क्लियर है ये, ठीक है। अगर ये एरिया की पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, अप टू 10 लाख, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख है, तो बेटा ये जो अगेन ये ब्लू वाला गोला था वो तो अर्बन बोलोगे ही, ठीक है। बट इस गोले के बाहर कितना जाएंगे अपन, अपन जाएंगे 6 किलोमीटर तक, यहां से कितना, 6 किलोमीटर तक का एरिया पूरा कवर कर लो, ये पूरा क्या है, अर्बन है, ठीक है, ये क्लियर है। और अगर कौन सा कलर बच गया, रेड, अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ठीक है, तो फिर ये अगेन ये ब्लू वाला गोला तो अर्बन बोल ही रहे थे अपन, क्योंकि 10 लाख 10,000 से ही ज्यादा अर्बन हो जाता है, ठीक है। पर इस एरिया के बाहर अपन कितना जाएंगे, अपन 8 किलोमीटर तक चले जाएंगे, यहां से कितना जाना है अपन को, 8 किलोमीटर, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, अर्बन, समझ गए क्या, ठीक है, क्लियर हो गया तुम लोगों को, है ना। तो ये किसकी डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, अर्बन एरिया की, ठीक है। अब इसको बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अर्बन एरिया हेडिंग डालो और इसको बना लो। अच्छा, ये 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर कैसे नापेंगे अपन, बाउंड्री से तो नापना चालू करेंगे, बट क्या रोड का डिस्टेंस देखेंगे गूगल मैप से, ये कि अपन चलते हैं, हाँ रोड तो कैसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर तो ऐसे भी
इतने में ही कवर हो सकता है। ठीक है, कि अगर मैं रोड ऐसे बनाऊं तो, ठीक है, कि कहीं मंदिर आ रहा है तो वो ऐसे घूम गई, कहीं पेड़ आ रहा है तो वो ऐसे घूम गई, है ना, ऐसे नहीं नापेंगे। चिड़िया कैसे उड़ती है? चिड़िया सीधा उड़ती है, ठीक है, तो जैसे चिड़िया उड़ती है ना वैसा सीधा नापेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसके नापने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्टी आती है, ठीक है, पर लॉ ऐसे ही बोलता है कि जैसे एरली अपन को नापना है जैसे कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, चल बना लो इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। गोले के अंदर अगर छोटा दिख रहा है तुम लोगों को, population 10,000 or more, population more than 10,000 up to 1 lakh, population more than 1 lakh up to 10 lakhs, and population more than 10 lakhs लिखिए, ठीक है। हम लोग बॉक्स बना लेते हैं स्क्वायर से। बॉक्स कैसे बनेगा? एक तरफ से एरिया ज्यादा और एक तरफ से एरिया कम थोड़ी होता है। ठीक है, तो लोग गोला बनाने के लिए वो मत करो, ऐसे रफ में बना लो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट दो गोला आएगा ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे अपन लिख तो सकते हैं पॉपुलेशन इज 10,000 और मोर देन इट इज अर्बन एरिया। if population is फिर उसके ऊपर उसके बाद में अपन बुलेट करके लिखते हैं जैसा बुक करना। population is 10,000 more than it is urban area. Provided that its population is more than 10 up to 1 lakh. Then from the end of the area boundary to 2 kilometers is our urban area. ठीक है,
बन गया क्या? चलो एक पॉइंट बस और लिखवाना है मुझे। ये कौन सा पॉइंट था? रूरल वाला थर्ड था ना? इसी के नीचे फोर्थ में आना, जहाँ जगह छोड़ी थी। ठीक है, यहीं पर फोर्थ में आ जाओ। ठीक है, लिखो गोल्ड। जगह नहीं छोड़ी। हाँ नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये एक्सक्लूजन ही कवर हो रहे हैं ना। या तो फिर याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सक्लूजन में कब पॉइंट है, ऐसा ना लगे कि ये कुछ और ही है। ठीक है, लिखो गोल्ड बॉन्ड्स 1999 गवर्नमेंट इशू करती है गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under gold monetization स्कीम। इसको बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें आप गोल्ड डिपॉजिट कर दो बैंक के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, इस पर जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट देयर ऑन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। गोल्ड बॉन्ड्स पे और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है बेटा, सेक्शन 10 क्लॉज 15 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें इसी से सिमिलर हैं, बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट वाले, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट नहीं है, तो वो अपन नहीं नोट कर रहे, वो ऐसे ही है, वो सब गोल्ड बॉन्ड्स ही है। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने इशू किए, वो क्या है? कैपिटल असेट नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये अपने एक्सक्लूजन्स कवर हो गए। अब तुम लोगों को ध्यान है, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट डाला था जिसमें अपन ने लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फर्स्ट पॉइंट डाला था। ठीक है, इसी में मेन सेकंड पॉइंट डालो। ठीक है, एक्सक्लूजन्स खत्म हो गए। हाँ, स्पेस के अंदर ही डाल लो ना, यहीं पे डाल लो या डायग्राम के बाद डाल लो, जहां भी डाल लो। एक छोटा सा 2-3 लाइन का है ना। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट में पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, उसके एक्सक्लूजन्स पढ़ लिए अपन ने। अब एक सेकंड पॉइंट और लिख रहे हैं अपन इसमें, लिखो एनी सिक्योरिटी held by FII, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, ब्रैकेट में लिख लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ब्रैकेट क्लोज, is always treated as capital asset। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग, बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में यहाँ की कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी इन्होंने होल्ड करके रखी हुई सिक्योरिटीज वो हमेशा क्या है? कैपिटल एसेट है। ठीक है, समझ गया? ठीक है, कैपिटल एसेट है ना। तो कैपिटल एसेट का मतलब समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द सी, whether connected with business or not, but exclusion में 4 सीधे याद रखेंगे, है ना। स्टॉक इन ट्रेड,
मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स जिसमें एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, फिर थर्ड चीज अपन याद रखेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और फोर्थ अपन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि कोई भी सिक्योरिटी जो एफआईआई ने होल्ड करके रखी है वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो अपन को चार्जिंग सेक्शन के एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कल अपन समझ लेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। ठीक है, फिर अपन कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है उस पर आएंगे। ठीक है।